Zero to Professional English course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 3, A Rich Woman. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3, और आज जो हमारी कहानी है वो है एक मालदार औरत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अ रिच वुमेन। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं हम? वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन। ओके, वुमेन। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या है। कहानी हमारी शुरू होती है जिसमें है एक मालदार औरत ने एक लड़के को नौकर रखा। ठीक, यहाँ पर नौकर रखा और उसे खबरदार कर दिया कि उसने कोई प्लेट तोड़ी तो निकाल दिया जाएगा। यह आपका पूरा एक जुमला बना। ठीक है, इसमें कई सारे हिस्से हैं, जिसमें से पहला है एक मालदार औरत ने एक लड़के को नौकर रखा। ठीक, और उसे खबरदार किया कि उसने कोई प्लेट तोड़ी तो निकाल दिया जाएगा। इसमें ये वो और उसे खबरदार किया, यह आपका दूसरा जुमला हुआ। और उसके बाद है कि उसने कोई प्लेट तोड़ी तो निकाल दिया जाएगा, यह आपका तीसरा हिस्सा हुआ। ओके, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से हम अंग्रेजी में इस पूरे को कैसे कहेंगे। इस पूरे को कहते हुए हम कहेंगे अ रिच वुमन hired a boy as a servant and warned him that he would be fired if he breaks any plate. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो हम एक एक करके लेंगे, जिसमें से पहला है एक मालदार औरत ने एक लड़के को नौकर रखा। नौकर रखने के लिए हम बोलते हैं पुट नहीं रखेंगे, हायर कर देंगे। ठीक है, हायर, जैसे आप जब जॉब वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर बोलते हैं हायरिंग चल रही है, इस तरह का कहेंगे। अ रिच वुमेन hired a boy as a servant। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे a rich woman hired a boy as a servant। एक मालदार औरत ने एक लड़के को नौकर रखा। तो हायर का मतलब होता है किसी को हायर करना, काम के लिए आप जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं हायर करना। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ सर्वेंट का तर्जुमा होगा लफ्जी खिदमत या खादिम के तौर पर। अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि एक मालदार औरत ने एक लड़के को हायर किया, नौकरी पर रखा, एक खादिम के तौर पर। उसी चीज़ को उर्दू में कैसे कह देते हैं? उर्दू में हम वही कहते हैं कि एक मालदार औरत ने एक लड़के को नौकर रखा। ठीक, एज अ सर्वेंट, नौकर, यहाँ पर आपको कहने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक मालदार औरत ने नौकर रखा एक लड़के को, ये आपका सब्जेक्ट, ये पूरा बन रहा है। ओके, तो एक मालदार औरत आपका सब्जेक्ट है, रिच वुमन, उसके बाद नौकरी पर रखना, हायर। ओके, किसको? अ बॉय, किस तौर पर? नौकर। ठीक है, एज अ सर्वेंट। ओके, और उसे खबरदार कर दिया या उसे खबरदार किया, यह आपका दूसरा हिस्सा है, सिंपल सा है। तो खबरदार करने के लिए बोलते हैं वार्न। ओके, तो हम कहेंगे यानी और उसे खबरदार किया, एंड वार्नड हिम। आसान सा जुमला है, क्या खबरदार किया? कि उसने कोई प्लेट तोड़ी तो निकाल दिया जाएगा। यानी अगर उसने कोई प्लेट तोड़ दिया, अगर उसने कोई प्लेट
तोड़ दिया तो निकाल दिया जाएगा। ये आपका जो जुमला है ये आपका शर्तिया जुमला, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें शर्त कौन सा है? शर्त है उसने कोई प्लेट तोड़ी तो, ये शर्त है। तो मशरूत क्या है, नतीजा क्या होगा, निकाल दिया जाएगा। तो गोया कि उसने कोई प्लेट तोड़ी, इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे इफ के साथ, और निकाल दिया जाएगा इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे। ओके, तो उस खबरदार किया कि के लिए हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डेट कहा। उसने कोई प्लेट तोड़ी तो निकाल दिया जाएगा, इसको हम कहेंगे he would be fired if he breaks any plate। यहाँ पर हमने would कर दिया, आप यहाँ पर will भी ला सकते हैं क्योंकि हम would का भी इस्तेमाल करते हैं will की जगह पे। ओके, तो निकालने के लिए क्या बोलते हैं, फायर। हायर का मतलब होता है नौकरी पर रखना, और फायर का मतलब होता है निकाल देना। अगरचे फायर का मतलब आग भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है निकाल देना भी। और ये निकाल दिया जाएगा आपकी पैसिव वॉइस, इसलिए हमने कर दिया he would be fired या he will be fired। ये आपका मशरूत है जो कि पहले आ गया है, कभी कभी हम पहले ला देते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, क्यों निकाल दिया जाएगा, अगर उसने कोई प्लेट तोड़ी। ये गर्च यहाँ पर अगर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वही माना है। खबरदार क्या कि अगर उसने कोई प्लेट तोड़ी ये माना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इफ के जरिए। तो हम कहेंगे इफ ही ब्रेक्स एनी प्लेट, इफ ही ब्रेक्स एनी प्लेट। ओके, तो आसान सा जुमला है। तो एक मालदार औरत ने एक लड़के को नौकर रखा या नौकरी पर रखा, आप कर सकते हैं, और उसे खबरदार कर दिया या उसे खबरदार किया कि उसने कोई प्लेट तोड़ी तो निकाल दिया जाएगा। तो इसको हम कहेंगे अ रिच वुमन हायर्ड अ बॉय एज अ सर्वेंट and warned him that he would be fired if he breaks any plate। ओके, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं और आगे है, एक दिन दावत से पहले वो तहखाने से बहुत सी प्लेटें रसोई खाने ले जा रहा था। ठीक है, तो ये आसान सा जुमला है, क्या है, एक दिन दावत से पहले वो तहखाने से बहुत सी प्लेटें रसोई खाने ले जा रहा था। तो ये असल जुमला है, वो तहखाने से बहुत सी प्लेटें रसोई खाने ले जा रहा था। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे वन डे बिफोर द फीस्ट ही वॉज कैरिंग मेनी प्लेट्स फ्रॉम द बेसमेंट टू द किचन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन के लिए हमने वन डे का इस्तेमाल किया। दावत से पहले बिफोर द फीस्ट, बिफोर द फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत। ओके, तो यहाँ पर एक दिन दावत से पहले आप कैसे कहेंगे, वन डे बिफोर द फीस्ट वो तो खाने से बहुत सी प्लेटें ले जा रहा था, ये असल है। ठीक है, तो ही वॉज कैरिंग मेनी प्लेट्स फ्रॉम द बेसमेंट, कहाँ ले जा रहा था, रसोई खाने, टू द किचन। ओके, कैरी के माने होते लादना, ये लेकर जाना, तो उसने हाथ में उठाया और फिर वहां से वो लेकर गया, तो इसलिए हम यहाँ पर कैरी लाएंगे। ओके, कैरिंग। तो ये आपका जो जुमला है ले जा रहा था पास्ट में है और कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस हिसाब से ही लिखा है। ओके, तो एक दिन दावत से पहले हम कहेंगे वन डे बिफोर द फीस्ट वो तय खाने से बहुत सी प्लेटें रसोई खाने ले जा रहा था। ही वॉज कैरिंग मेनी प्लेट्स फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ द किचन। यहाँ पर बेसमेंट हमने तहखाना कर दिया है। ठीक है, कुछ लोग इसको सेल के माने भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बेसमेंट ज्यादा अच्छा है क्योंकि बेसमेंट के माने हम तहखाने ही के माने में लेते हैं। ओके, तो ये हमारा जुमला होगा। आगे चलते हैं, आगे है जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसका पैर या पांव फिसला और प्लेटें टुकड़े टुकड़े हो गई। ओके, ये आपका जुमला है, क्या है, जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसका पैर फिसला या फिसल गया और प्लेटें टुकड़े टुकड़े हो गई। ये आपका पूरा जुमला है, जिसमें से इसके दो हिस्से, जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था एक हिस्सा हो गया तो उसका पांव फिसला दूसरा, और प्लेटें टुकड़े टुकड़े होगी तीसरा। यानी कि कुल 3 जुमले हैं और हमें एक एक करके बनाना होगा। तो घर चाहिए पूरा एक मिलाकर एक जुमला है, लेकिन इसके कुल 3 हिस्से हैं। ओके, तो अंग्रेजी में इस चीज को हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे while he was climbing the stairs his foot slipped and the plates broke into pieces। ओके, हमने इसको कैसे किया, सबसे पहले हम कहेंगे जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, एक हिस्सा हो गया,
तो इसको कहेंगे while, या आप when भी कर सकते हैं, when भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जब की अंग्रेजी आ गई, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, he was climbing the stairs। क्लाइंब का मतलब होता चढ़ना, और सीढ़ियों का मतलब स्टेयर्स यानी स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स, ठीक है, यानी जो कदम होते हैं सीढ़ियों पे बने होते हैं चढ़ने के लिए, माना है वहां पर। तो ही आपका सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, क्लाइंबिंग आईएनजी फॉर्म है, द स्टेयर्स आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसको हम कैसे कहेंगे, while या when he was climbing the stairs। तो उसका पाँव फिसला या फिसल गया, यहाँ पर तो आया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में हमने कॉमे का इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर ये तो का माना दे देता है, इसलिए हमें देन कहने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं बट ना कहें तो अच्छा है। ओके, तो उसका पाँव फिसला या फिसल गया, his foot slipped। स्लिप के माना होते फिसलना, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, आसान सा हो गया। तो उसका पैर फिसला या फिसल गया, ठीक, ये दूसरा हुआ। अगला हिस्सा, और प्लेटें टुकड़े टुकड़े हो गई। तो टुकड़े टुकड़े होने के लिए बोलते हैं ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रेक का मतलब होता है टूटना भी और तोड़ना भी, दोनों। तो इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया ये आपका सब्जेक्ट है, और प्लेटें सब्जेक्ट है, टुकड़े टुकड़े होना आपका वर्ब है। तो इसको हम कहेंगे एंड द प्लेट्स ब्रोक इनटू पीसेस। तो द प्लेट्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ब्रेक ये आपका वर्ब है, इनटू पीसेस ये रिलेटेड टू वर्ब है। ओके, तो हमारा जुमला क्या बना, और प्लेटें टुकड़े टुकड़े हो गई, एंड द प्लेट्स ब्रोक इनटू पीसेस। ओके गाइस, तो हमारा जुमला होगा जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, while या when he was climbing the stairs, तो उसका पाँव फिसला, his foot slipped, और प्लेटें टुकड़े टुकड़े हो गई, and the plates broke into pieces। ओके, आगे चलते हैं, और हमारा अगला हिस्सा है, वो फौरन बैठक के कमरे में गया जहां औरत बैठी थी। ओके, तो ये आसान सा जुमला, इसमें दो हिस्से हैं, एक ही हिस्सा मान लीजिए, वो फौरन बैठक के कमरे में गया, एक हिस्सा हो गया जहां औरत बैठी थी, इसी से रिलेटेड, इसी से मुताल्लिक है, तो इसको आप पूरा एक जुमला मानेंगे। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे he immediately went to the sitting room where the woman was sitting। ओके, तो यहाँ पर वो फौरन बैठक के कमरे में गया, ये आपका जुमला हुआ। उसके बाद ये आगे हिस्सा है जहां औरत बैठी थी, जो कि कमरे से मुताल्लिक है, इसको हम आगे बाद में लिखेंगे। तो पहले हम कहेंगे वो फौरन बैठक के कमरे में गया, इसको कैसे कहेंगे, हम कहेंगे he immediately went to the sitting room। बैठक का कमरा क्या बोलते हैं, सिटिंग रूम या सिटिंग हॉल भी आप कर सकते हैं, बट रूम है इसलिए हमने कमरा, यानी कमरा था इसलिए हमने रूम कर दिया। ओके, तो he immediately went to the sitting room, वो फौरन बैठक के कमरे में गया जहां औरत बैठी हुई थी, तो कहेंगे where the woman was sitting, where the woman was sitting। यहाँ पर बैठी हुई थी या बैठी थी, तो यहाँ पर बैठी थी के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप जो है कंटिन्यूअस ही इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट का बैठा हुआ है तो इज सिटिंग, अब बैठी हुई बैठा हुआ होगा विल बी सिटिंग, तो बैठी थी यानी वाज सिटिंग। यहाँ पर आप नहीं कहेंगे बैठ रही थी, क्योंकि वो काम हो रहा है, अगरचे इसमें रहा है रही वगैरह नहीं आया हुआ है, लेकिन गोया कि बैठने का काम उस वक्त जारी था, इसलिए इसको हम कैसे कहेंगे, बैठी थी या बैठी हुई थी। तो जब भी अगर आ जाए आपको कहना हो कि मैं वहां बैठा था या बैठा हुआ था, तो आप कैसे कहेंगे, आई वॉज सिटिंग देयर, ठीक है। और अगर आपको कहना हो मैं वहां बैठ रहा था, तब भी आप कहेंगे ही वॉज सिटिंग देयर। तो ये सिचुएशन तय करेगा, हालत तय करेगी कि आप किस सियाक में बात कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आप आईएनजी के जरिए इस चीज को बनाएंगे। कहेंगे वो फौरन बैठक के कमरे में गया जहां औरत बैठी थी, इसको हम कहेंगे ही इमीडिएटली वेंट टू द सिटिंग रूम वेयर द वुमेन वाज सिटिंग। ओके, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है और दरवाजे से झांक कर चिल्लाया, क्या चिल्लाया, सब प्लेटें चूर चूर हो गई हैं और मैं चला। ओके, तो यहाँ पर कई सारे हिस्से हैं। पहला और दरवाजे से झांक कर चिल्लाया, एक हिस्सा हो गया। सब प्लेटें चूर चूर हो गई हैं, दूसरा हिस्सा है। और मैं चला, ये आपका तीसरा हिस्सा है। तो इसको हम एक एक हिस्से को करके करेंगे, तब जाके हम इसको कर पाएंगे। तो इसको हम कहेंगे एंड पीप थ्रू द डोर एंड येल्ड ऑल द प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस एंड आई एम लीविंग बाय। ओके, तो यहाँ पर आप समझेंगे। तो पहले और दरवाजे से झांक कर चिल्लाया, आप कहेंगे
एंड पीप थ्रू द डोर एंड yelled। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, और इसके बारे में आपने एडिशनल लेक्चर में पढ़ रखा है कि जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो जिसमें लफ्ज़ कर आया हो उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसलिए उसने पहले झाँका और फिर चिल्लाया, तो हम कहेंगे एंड पीप थ्रू द डोर एंड yelled, और यू कैन से क्राइड, और चिल्लाया, बट क्राई का अक्सर माना रोने के माने में अक्सर ज्यादा इस्तेमाल होता है, yelled माने चिल्लाया। ओके, सो और दरवाजे से झाँक कर चिल्लाया, एंड पीप थ्रू द डोर एंड yelled, क्या चिल्लाया, ठीक है, ये हो गया। झाँक कर का मतलब पहले झाँकेगा फिर चिल्लाएगा। ओके, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें एंड पीप थ्रू द डोर, तो हम कहेंगे और उसने दरवाजे से झाँका, एंड yelled और चिल्लाया, तो उसको हम शॉर्ट अल्फाज में उर्दू में कैसे बोलते हैं, उर्दू में हम कहते हैं और दरवाजे से झाँक कर चिल्लाया, क्या सब प्लेटें चूर चूर हो गई हैं, इसको हम कहेंगे ऑल द प्लेट्स हैव ब्रोकन इनटू पीसेस। चूर चूर होना मतलब टुकड़े में चले जाना, चूर चूर हो जाना, तो ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस का मतलब होगा चूर चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, या कर देना भी होता है। तो ये आपका दूसरा हिस्सा हुआ। और सब प्लेटें चूर चूर हो गई हैं, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ऑल द प्लेट्स, सब प्लेटें हैव ब्रोकन इनटू पीसेस, चूर चूर हो गई हैं। और मैं चला, इसको आप कैसे कहेंगे, एंड आई एम लीविंग बाय, बाय मैंने यहाँ पर इजाफा कर दिया है ऐसे ही। और मैं चला, और मैं चला का क्या माना होगा, अगर आप इस पर गौर करें तो इसका मतलब होगा और मैं जा रहा हूं, अब यही माना है ना। तो ये आपकी अपनी उर्दू की ताबीर, इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम लीविंग नाउ, और मैं चला, अब आ जाए तो नाउ हो जाएगा, नाउ नहीं है तो अब नहीं, तो नाउ नहीं आएगा, तो एंड आई एम लीविंग, और मैं जा रहा हूं, यानी मैं चला, बाय, अल्लाह हाफिज। ओके, और मैं चला, इसको आप कैसे कहेंगे, एंड आई एम लीविंग। ओके, तो हमारा जुमला बनेगा और दरवाजे से झाँक कर चिल्लाया, एंड पीप थ्रू द डोर एंड yelled, सब प्लेटें चूर चूर हो गई हैं, ऑल द प्लेट्स हैव ब्रोकन इनटू पीसेस, और मैं चला, एंड आई एम लीविंग बाय, अल्लाह हाफिज। तो ये हमारी कहानी है, और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि बहुत आसान आसान से जुमले हैं। अगर आप इन पे गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि सब कुछ जुमले के एतबार से ही चल रहा है, कुछ आपको इसमें कुछ ऐसा नया नहीं मिलेगा कि आप परेशान हो कि यार ये तो मुझे पढ़ाया नहीं गया। तो अगर आप इस कहानी पे, उर्दू की कहानी पे गौर करें और आप अंग्रेजी की कहानी पे गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, और उसी की रोशनी में ही ये सारे जुमले हम अंग्रेजी में इनको बनाते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में उन्हीं उसूल और ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं है जो उसूल के खिलाफ हो। कभी कभी ऐसा होता है, उसूल के खिलाफ चीजें होती है तो उनको हम नहीं मानते, उनको हम शाद और नादिर में या एक्सेप्शनल में उसको हम मान लेते हैं, एक्सेप्शन कह देते हैं उसको, ठीक है। तो यही देखिए कि ये पूरी कहानी हो गई और इसमें कोई ऐसा मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं आया है जो आपको ना बताया गया हो। तो आप जो है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप करेंगे अपनी आने वाली जिंदगी में। ओके गाइस, तो यहीं पर आज की हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग्रेज़ी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपको मेरे इन अल्फाज को कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे अच्छा तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से कह चुका हूँ कि एक ही जुमले को लोग मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। जैसे कि जब मैं घर में दाखिल हुआ, कोई कह देगा जब मैं घर आया, जब मैं घर में घुसा, इस तरह का माना। ये अलग बात है कि सियाक के एतबार से घुसने का माना अलग हो सकता है, दाखिल होने का माना अलग हो सकता है। आप कहे जब मैं घर में तशरीफ लाया, आप कहे जब मैं घर पहुंचा, तो कुल मिलाकर के इन सब का माना करीब करीब ही आ रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूरी है कि मेरे इस जुमले को कॉपी करें, बल्कि आप खुद से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए उन्हीं को आप उसके करीब तरीन माने ही को रखें। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आने का माना था आपने जाने का कर दिया, मतलब बिल्कुल मुखालिफ ना हो। और आप मेरे जुमले को बिल्कुल भी ना रटें, बल्कि खुद से प्रैक्टिस करें, पहले से पढ़ के आएँ और उनको हमारे साथ मैच करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।